क्लास 10th। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है आपका 2022 का। तो याद रखिए कि 2000 जो आपका 21 और 22 का सेशन रहा है उसमें आपके एग्ज़ाम जो हुए थे वो दो टर्म में हुए थे। तो 21 नवंबर में जो आपका फर्स्ट टर्म हुआ था और जो है 22 में आपका सेकेंड टर्म हुआ था 21 और 22 के सेशन में। तो आज जो हम लेकर आए हैं वो आपका सेकेंड टर्म का पेपर है 2022 का। सेट 1 सॉल्यूशन है। तो ध्यान रखिए क्लास 10th हिंदी कोर्स बी का है। अब ये जो दो टर्म के पेपर हुए इसमें टर्म 1 जो आया उस टर्म 1 में हमारे पास टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे और टर्म 2 में हमारा टोटल सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही हमारा इसमें क्या कहते हैं लेखन कार्य वगैरह भी आया था। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से आया था 2022 का टर्म 2 का पेपर। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करें। ध्यान दीजिएगा कि ये टोटली ही सब्जेक्टिव है। इसके बाद में 21 यानी कि टर्म 1 का पेपर लेके आऊँगी जिसमें हम करेंगे अपना टर्म 1 यानी कि टोटल ऑब्जेक्टिव। तो पहले 22 सबसे पहले हमारे पास में जो आ रहा है वो देखिए। इसको करने के लिए आपको निर्धारित समय 2 घंटे का समय मिला था। ठीक है, और इसके अधिकतम अंक 40 थे यानी कि 40 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। मतलब पूरा पेपर 40 मार्क्स का था। वैसे तो हम लोग 80 मार्क्स का पेपर करते हैं लेकिन दो टर्म में जब इसको डिवाइड किया गया तो 40 मार्क्स आपके टर्म 1 में गए और 40 मार्क्स आपके टर्म 2 में आए। ठीक है, तो 2 घंटे का समय मिला और 40 मार्क्स का ये पूरा क्वेश्चन पेपर था। पहला प्रश्न है तो ये सबसे पहले आ रहा है हमारे पास खंड का। तो खंड का में हमारे पास पाठ्य पुस्तक और पूरक पाठ्य पुस्तक संबंधी प्रश्न है। ठीक है, तो हमारी जो पुस्तक है ना दोनों कौन कौन सी है, एक है स्पर्श और एक है संचयन। उन दोनों से प्रश्न आएंगे इसमें। तो सबसे पहले है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में लिखने हैं। तो हमारी जो बुक है स्पर्श भाग 2 उसका जो काव्य खंड है उस काव्य खंड से ये प्रश्न पूछे गए। हमारे सामने रखे जाएंगे 3 प्रश्न और हमें करने हैं 2 प्रश्न। इन 2 प्रश्नों में यानी कि आप जब एक प्रश्न करेंगे तो 2 नंबर मिलेंगे, तो 2 प्रश्न करने पर आपको 40 नंबर मिलेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न आ रहा है मनुष्यता कविता में कवि ने सबको साथ चलने की प्रेरणा क्यों दी है? इससे समाज को क्या लाभ हो सकता है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि मनुष्यता कविता में अगर हम प्रेरणा लेते हैं तो समाज को क्या लाभ होगा और क्या क्या प्रेरणा दी है। ये तो 2 चीजें पूछी। मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि ने सबको साथ लेकर चलने की प्रेरणा दी है क्योंकि सभी मनुष्य एक ही परमपिता परमेश्वर की संतान हैं। एक दूसरे का साथ देते हुए आगे बढ़ने से मुश्किलें आसान होती जाती हैं। कवि का कहना है कि मनुष्य को अपने हित से पहले दूसरे के हित के लिए सोचना चाहिए। अपने पौरुष, बुद्धि, बल, धन आदि का उपयोग करके उत्थान के लिए करें। यानी कि आपके पास जो कोई भी आपकी स्ट्रेंथ है उसमें आप अपने लिए तो कार्य करें लेकिन ऐसा कार्य करें जिससे सभी मनुष्य जाति आगे की तरफ बढ़े। सबको साथ लेकर चलना ही प्रत्येक समर्थमान मनुष्य की पहचान है। इससे ही देश व समाज की उन्नति संभव है। भाई सही बात है, अगर सब स्वार्थी हो जाएंगे तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? तो हमें हमेशा ऐसा काम करना है जो कभी सबको आगे लेकर चले। दूसरा प्रश्न आ गया है पर्वत प्रदेश में पावस कविता के आधार पर लिखिए कि कवि ने वृक्षों को पर्वतों की उच्चाकांक्षाएं क्यों कहा है। अब हमारा जो शरीर, हमारा जो कद होता है उससे ऊंची हमारी इच्छाएं होती हैं, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। तो पर्वत तो अपने आप में ऊंचा है लेकिन उनके ऊपर उठे पेड़ जो हैं वो उस पर्वत से भी ऊंचे हो जाते हैं, होते हैं ना। इसीलिए उन्हें उच्चाकांक्षाएं कहा है। प्रस्तुत कविता में कवि ने वृक्षों को पर्वत की ऊंची आकांक्षाओं के रूप में प्रतिबिंबित किया है, यानी कि उनका एक प्रतिबिंब छवि बताई है। पर्वत की चोटी पर खड़े हुए ऊंचे वृक्षों की तुलना मन की ऊंची आकांक्षाओं से की गई है। ये वृक्ष शून्य आकाश की ओर एकटक देखते हुए ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो ऊंचा उठने की आकांक्षा से चिंतित कोई व्यक्ति बिना किसी अन्य की ओर देखे आंख उठाए सदा स्थिर भाव से अपने लक्ष्य की ओर देख रहा है। जिस प्रकार मानव मन सदैव आगे बढ़ने की सोचता है उसी प्रकार वृक्ष की आकाश को छूना चाहते हैं। तो हमने हमारी आकांक्षाएं भी क्या होती है, बहुत ऊंची होती है, हम आगे कुछ बढ़कर पा लेना चाहते। तो उसी तरह वृक्ष भी आकाश से ऊंचे उठकर वो भी आकाश को छू लेना चाहते हैं। तीसरा प्रश्न है
फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, कर चले हम फिदा कविता में उद्धत प्रस्तुत पंक्ति में इस जश्न से कवि का क्या आश्रय है और उसे बाद में मनाने के पीछे क्या कारण है। तो फतह का जश्न यानी जीत का जो जश्न है वो इस जश्न यानी कि हमारे बलिदान के जश्न के बाद है। जब हम बलिदान देंगे तभी फतह होगी और उसी के बाद हम फतह का जश्न मना भी पाएंगे, है ना। सैनिकों के लिए संपूर्ण जश्न देश के लिए प्राणों का बलिदान करने का जश्न है। जीत के जश्न से पूर्व उन्हें देश पर कुर्बान होने का जश्न मनाना पड़ता है। यानी कि भाई जीत ऐसे तो प्राप्त नहीं हो जाती। आप सुनते हैं ना, इतने सैनिक मर गए, ये हो गया वो हो गया, तो उन्होंने अपने बलिदान का जश्न मनाया तभी तो हमें ये फतह हासिल हुई। कारगिल के युद्ध में देखिए कितने लोगों की जान गई। अर्थात जीत के लिए उनके जीवन का बलिदान आवश्यक है। देश को जीत दिलाने के लिए उन्हें अपने प्राणों का त्याग करना पड़ता है। इसके बिना जीत संभव नहीं है। मनाने से यह तात्पर्य है कि सैनिकों के लिए देश पर जान कुर्बान करना गर्व की बात है और खुशी की बात है, इसीलिए वे इसे मनाते हैं। तो यानी कि अपने प्राण न्यौछावर कर देना वो बहुत गर्व की बात समझते हैं, इसीलिए उन्होंने जश्न की संज्ञा इसे दी है। अब आ गए हम प्रश्न संख्या 2 में। प्रश्न संख्या 2 क्या है? निम्नलिखित 2 प्रश्नों में से एक प्रश्न का उत्तर लगभग 60 से 70 शब्दों में दीजिए। अब हमारा जो गद्य पाठ है ना, गद्य खंड है जो हमारी स्पर्श बुक का है, उसमें से ये प्रश्न आया है। हमारे सामने 2 प्रश्न रखे गए हैं और 2 प्रश्नों में से हमें सिर्फ एक प्रश्न करना है, लेकिन वर्ड लिमिट देखिएगा यहाँ पर 60 से 70 वर्ड्स, यानी कि आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न है ये। और इस एक प्रश्न के लिए आपको मिलेंगे 4 मार्क्स। तो 2 प्रश्न हैं तो दोनों प्रश्न हम देख लेते हैं। हमारे सामने जो वर्तमान क्षण है वही सत्य है, उसी में जीना चाहिए। झेन की देन पाठ से उद्धत लेखक का यह कथन वर्तमान परिस्थितियों में कहाँ तक सत्य है? क्या आप इससे सहमत हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो झेन की देन से उद्धत जो ये कथन है, हमारे सामने जो वर्तमान क्षण है वही सत्य है, बात सही है। आगे क्या होने वाला है हमें नहीं पता है और पीछे जो बीत गया है वो हमें पता है, लेकिन हम उसमें कुछ कर नहीं सकते। तो जो हम कर सकते हैं और हम जो कर रहे हैं और हम जो कर पा रहे हैं, ये आज के वर्तमान समय में कर पा रहे हैं। तो सत्य क्या है? वर्तमान। यानी कि वर्तमान में हम जो कुछ करेंगे तो वो भूत अच्छा बनेगा और उससे भविष्य का निर्माण अच्छा होगा। लेखक वर्तमान काल को ही सत्य मानते हैं क्योंकि वही हमारे सामने है। भूतकाल बीत चुका और भविष्य काल आने वाला है। बीते समय को लौटाया नहीं जा सकता और जो आने वाला है उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। अतः हमारे सामने जो घट रहा है वही शाश्वत है। एक समझदार मनुष्य को उसी में जीना चाहिए। इस प्रकार हम सत्य वर्ण करके सरलता पूर्वक आगे बढ़ सकते हैं। तो सत्य क्या है? वर्तमान। इसको जिए, इसको सही बनाइए तो भूत और भविष्य अपने आप ही सही बनेंगे। यदि ये ध्यान दिया जाए तो बीते कल की यादें दुख देती हैं और आने वाले भविष्य की चिंता हमारे दुख को और भी बढ़ा देती है। फिर इसमें जीने से क्या लाभ? जिसमें रहकर हम स्वयं को महसूस कर पा रहे हैं वही सत्य। मतलब अगर हम बीते वाले दुख को मनाएं और आने वाले दुख को अपने ऊपर हावी करें तो वर्तमान हमारा दुख में बीत गया ना। हमने वर्तमान जो सत्य है हमने उसको जिया ही नहीं। तो हम स्वयं को महसूस कर पा रहे हैं वही सत्य है, बाकी तो सपना मात्र है। आज के वर्तमान समय में मनुष्य इतना व्यस्त हो गया है कि वह अक्सर भविष्य के सपने बुनता रहता है। इसी कारण से वह वर्तमान समय को ठीक से जी नहीं पाता है। यह उचित नहीं है। मनुष्य को वर्तमान समय में जीना चाहिए। अब आ गए हम खा प्रश्न पे, यानी कि दूसरा प्रश्न है। 2 ही प्रश्न थे ना, तो दूसरा प्रश्न है। यहाँ पर देखिए क्या है। आपसी फूट के कारण भारत इतने वर्षों तक दूसरों का गुलाम रहा। क्या आप इस कथन से सत्य हैं? आप कारतूस एकांकी के आधार पर कारण सहित उत्तर दीजिए। तो बात सही है। हम लोगों ने छोटे छोटे धर्म संप्रदायों में बढ़कर दूसरों को अपने ऊपर शासन करने का मौका दिया। मैं इस बात से सहमत हूं कि आपसी फूट के कारण हमारा देश लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम बना रहा। इस कथन की पुष्टता हमें कारतूस एकांकी से भी दिखती है। वजीर अली के चाचा शादत अली ने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए अंग्रेजों से हाथ मिला लिया। षड्यंत्र करके उसने अपने भतीजे वजीर अली को तख्त पर से हटा दिया, जो कि एक काबिल तथा
वफादार राजा था। वजीर अली के मन में अंग्रेजों के खिलाफ नफरत थी। वह अवध को अंग्रेजी हुकूमत से आजाद रखना चाहता था, परंतु अपने द्वारा किए गए विश्वासघात के कारण उसे तख्त से हटा दिया गया। यदि भारतीयों में एकता होती तो चंद अंग्रेज मिलकर भारत जैसे विस्तृत देश को अपना गुलाम ना बना सकते थे। आपसी फूट के कारण ही ऐसा संभव हुआ। तो बात सही है, हमारे अंदर आपसी फूट नहीं होती तो हम पर कोई राज थोड़ी ना कर सकता था। अब आ गए प्रश्न संख्या 3 पे। क्या दिया है? पूरक पाठ्यपुस्तक संचयन से के निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो हमारी हिंदी की जो पूरक पाठ्यपुस्तक है संचयन, उसमें से 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, 2 प्रश्न करने हैं। एक प्रश्न के लिए हमें कितने मार्क्स मिल रहे हैं? 2 मार्क्स मिल रहे हैं। तो नहीं, सॉरी, हाँ, 3 मार्क्स मिल रहे हैं। तो अगर हम 2 प्रश्न करेंगे तो कितने मार्क्स मिलेंगे हमारे पास में? 6 मार्क्स। तो एक प्रश्न के लिए 3, तो 2 प्रश्न के लिए 6। अब यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न है, हरिहर काका कहानी वृद्धों के प्रति संवेदनहीन होते समाज की कथा है। इस कथन को कहानी के आधार पर उदाहरण सहित सिद्ध कीजिए। तो बात सही है। हरिहर काका, जिन्हें अपनों ने भी जायदाद के लिए सताया और बाहर कुछ धर्माधिकारियों ने भी सताया, तो मतलब एक बुजुर्ग के लिए इस समाज में संवेदना नहीं बची है, ये चीज व्यक्त हो रही है ना। हरिहर काका की कहानी जीवन की वास्तविकता को दर्शाती है। ये कहानी पारिवारिक अशांति, बड़ों का अपमान तथा उनके मन में असंतोष के कटु सत्य को उजागर करती है। ये प्रवृत्ति हमारे समाज के लिए हानिकारक है। इससे हमारे समाज के नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है। हरिहर काका के परिवार में उनके सभी भाई हरिहर काका से सिर्फ उनकी जमीन चाहते थे। जमीन के लालच में उनके भाइयों ने उनसे रिश्ता रखा था। इसी जमीन के लालच में भाइयों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। अपने भाइयों द्वारा इस प्रकार का व्यवहार किया जाना हरिहर काका के लिए अविश्वसनीय था। बुजुर्गों के प्रति इस प्रकार का व्यवहार समाज की अवसंवेदनशीलता को दर्शाता है। तो खाली उनकी प्रॉपर्टी के लिए ही उनको कितना ज्यादा सताया गया। सिर्फ उनकी जायदाद का कोई मूल था, उनके खुद का व्यक्तित्व नहीं था, कोई उनकी फिक्र करने वाला नहीं था। दूसरा प्रश्न है, सपनों के से दिन पाठ के आधार पर लिखिए कि लेखक को नई श्रेणी में जाने की प्रसन्नता अब विद्यार्थियों की तरह क्यों नहीं थी। अब सपनों के दिन पाठ में क्या था कि जब लेखक को सिर्फ इसलिए था क्योंकि उसकी किताबें जो उसे मिलती थी वो पुरानी होती थी। वो नई किताबों की जो स्मेल है, वो सारी चीज़ें उसके अंदर वो इंटरेस्ट पैदा नहीं कर पाती थी पुरानी किताबें। लेखक के घर में पढ़ाई के प्रति किसी की रुचि नहीं थी। अपने परिवार में केवल लेखक ही थे जो पढ़ रहे थे। वह भी केवल हेडमास्टर साहब द्वारा दी गई पुरानी किताबों से पढ़ रहे थे। इसीलिए लेखक का मन उदास रहता था। एक तो पढ़ाई का माहौल नहीं, फिर पुरानी किताबें। इसके अलावा स्कूल में शिक्षक द्वारा बच्चों के साथ मारपीट करना, मतलब वहाँ जो शिक्षक थे वो भी डंडे के दम पर पढ़ाई कराते थे, तो वो भी एक इंटरेस्ट बच्चों का खत्म कर देता है। अगली कक्षा में पढ़ाई थोड़ी कठिन हो जाती है। भाई जिस कक्षा में हम पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में पहुंचेंगे तो पढ़ाई थोड़ी और टफ हो जाती है। मास्टरों की आकांक्षाओं पर पूरे नहीं उतरे तो बेरहमी से मास्टरों द्वारा पिटाई। इन्हीं सब कारणों से लेखक का बाल मन नई श्रेणी में जाने के नाम से उदास हो जाता था। तीसरा प्रश्न है आपका, अब ये जो चैप्टर लिया गया है कौन सा है? टोपी शुक्ला से। इफ़न के पिता तबादले के बाद टोपी शुक्ला का अकेलापन और महंत और भाइयों के दुर्व्यवहार के कारण हरिहर काका का मौन धारण वर्तमान समाज की ऐसी सच्चाई है जिससे आज बहुत से लोग पीड़ित हैं। इस स्थिति से निकलने में आप ऐसे लोगों को क्या सुझाव देंगे? तो यहाँ पर 2 चैप्टर से संबंधित दे दिया। हरिहर काका का भरा पूरा परिवार था, सब कुछ था, उसके बावजूद वो अकेले हो गए। टोपी का भी पूरा भरा पूरा परिवार था, लेकिन उसका एक दोस्त चले जाने के बाद वो बिल्कुल अकेला हो जाएगा, उसका कोई नहीं था। तो इन ऐसे दो लोग जो पूरा परिवार सब कुछ होते हुए भी अकेलेपन के दंश को झेल रहे थे, ऐसे लोगों के लिए इस स्थिति से निकलने के लिए आप क्या सुझाव दे सकते हैं? ठीक है, ऐसे लोगों को आप और क्या सुझाव दे सकते हैं? ठीक है, तो ये आपको यहाँ बताना है। इफ़न के चले जाने से टोपी बिल्कुल अकेला हो गया। जीवन में फिर कभी किसी और से उसकी ऐसी दोस्ती नहीं हो पाई।
वहीं दूसरी ओर हरियर काका भी अपने भाइयों द्वारा धोखा दिए जाने से आहत हो गए थे। टोपी तथा हरियर काका की यह उदासीनता उनके जीवन के खालीपन तथा दूसरों पर अत्यधिक भरोसे का ही परिणाम है। मतलब हम लोगों ने दूसरे पे इतना भरोसा किया। इन दोनों के जीवन का ये अकेलापन अन्य लोगों व परिवारजनों की उपेक्षा के कारण था। मतलब हमने किसी एक पे भरोसा किया, वो चला गया हमारी लाइफ से, तो हम अकेले हो गए। और इसका दूसरा कारण ये रहा कि परिवार वालों ने भी इन लोगों को कोई इतना तवज्जो नहीं दिया, उनको नहीं समझा। टोपी को यदि अन्य सहपाठियों व भाई बहनों से सहारा दिया होता तो वह संभल जाता। इस स्थिति में मनुष्य को भावनात्मक रूप से स्वयं को मजबूत बनाना चाहिए। ऐसी स्थितियां जब हमारे सामने हों तो हमेशा ही मत, आप एक इंसान से बंद कर मत रहिए। इसीलिए कहा जाता है ना, अगर सोशल होइए। सोशल होने का तात्पर्य ये कि हम जितने लोगों से मिलेंगे हमारे रिश्ते उतने लोगों के साथ बनेंगे, तो एक अकेलेपन का डर हमारे अंदर नहीं रहेगा। अपनी रुचि के कार्यों में मन लगाना चाहिए। नए नए लोगों से मिलकर, दोस्त बनाकर या घूम फिर कर भी अपने अकेलेपन को दूर किया जा सकता है। यदि हमें कोई सहारा नहीं दे तो हमें अपने जैसे लोगों का सहारा बन जाना चाहिए। इससे हम और अन्य लोगों को संभाल पाएंगे। अगर मान लीजिए हमारा कोई सहारा नहीं है, तो ऐसे जीवन में बहुत सारे लोग हैं, हमें उनका सहारा बन जाना चाहिए, तो हमें भी सहारा मिल जाएगा, उन्हें भी मिल जाएगा। चलिए, अब यहाँ पर हमारा खंड का खत्म हुआ, हम बढ़ गए अब खंड खा की तरफ, जो है हमारा रचनात्मक लेखन, जिसके अंतर्गत हमारे अनुच्छेद और पत्र आएंगे। ठीक है, तो खंड खा में हमारा शुरू हो रहा है प्रश्न 4 से। क्या दिया है? निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 150 शब्दों का अनुच्छेद लिखिए। तो हमारे पास 3 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 में से हमें एक विषय पर अनुच्छेद लिखना है। अब ये जो एक अनुच्छेद लेंगे कि इसके लिए हमें मार्क्स मिल रहे थे 6। ठीक है, 150 शब्दों का लिखना है, वर्ड लिमिट याद रखिएगा। सबसे पहला ऑप्शन जो हमारे पास आया है उसका शीर्षक है परोपकार। परोपकार का अर्थ, अब संकेत बिंदु क्या दिए हैं? परोपकार का अर्थ बताना है, महापुरुषों एवं प्रकृति के उदाहरण देने हैं, सामाजिक जीवन में परोपकार आवश्यक क्यों है। तो ये 3 संकेत बिंदु दिए हैं जिस पर हमें 150 शब्दों का अनुच्छेद लिखना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है, हमारी भारतीय संस्कृति में परोपकार को सबसे बड़ा पुण्य कहा गया है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, परस्पर सहयोग उसके जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। वह दूसरों के सहयोग के बिना जीवन यापन नहीं कर सकता। बात सही है, अगर हमें कि दूसरों का सहयोग ना हो तो हमारे लिए जीवन बिताना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो दूसरी ओर समाज को उसके सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। तो हम अगर समाज, हम भी कई हद तक समाज के लिए उपयोगी हैं, तो हमारी जरूरत भी समाज को है। इस प्रकार समाज में प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को सहयोग सहायता देते तथा लेते रहते हैं। इसे परोपकार कहा जाता है। परोपकार शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है, पर प्लस उपकार। इस प्रकार परोपकार का अर्थ है अपनी चिंता किए बिना दूसरों के भले की बात सोचना, यानी कि अपनी चिंता किए बगैर हम दूसरों के भले की सोचें। आवश्यकता अनुसार और यथाशक्ति हर संभव उपाय से दूसरों की भलाई करना। भारतीय संस्कृति आरंभ से ही व्यक्ति को स्वार्थ को संकुचित परिधि से निकालकर परोपकार और उन्मुख करने की प्रेरणा देती रही है। भारतीय संस्कृति में परपीड़ा को सबसे बड़ा अधर्म कहकर संबोधित किया गया है। हमारे इतिहास में भी कई ऐसे महापुरुष हुए जिनसे हमें परोपकार की प्रेरणा मिलती है। महर्षि दधीची ने प्राणों का मूल्य देकर समस्त प्राणियों की रक्षा की थी। महात्मा बुद्ध ने लोक कल्याण के लिए राज्य का त्याग कर ज्ञान की प्राप्ति की। चंद्रशेखर आजाद, रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह जैसे महान क्रांतिकारियों ने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। ऐसे बहुत से लोग हुए, हम सभी के बारे में जानते हैं, जितने भी नाम यहाँ पर लिखे गए हैं। परोपकार के लिए यदि हमें अपने प्राणों को भी न्यौछावर करना पड़े तो हमें सहर्ष इसके लिए तैयार रहना चाहिए। त्याग करने से ही मनुष्य महान बनता है। व्यक्ति को अपने सद्गुणों को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी सत्य प्रवृत्तियों को नहीं छोड़ता, वही महान होता है। लोगों की भलाई के लिए मनुष्य को व्यक्तिगत सुख दुख की कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा पहला अनुच्छेद हो गया। अब हम आ गए दूसरे अनुच्छेद पे। यहाँ क्या दिया गया है देखिए, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। तो ये बहुत सारे लोगों से आपने ऐसे फलसफे सुने होंगे, तो इसी को अब हमें अनुच्छेद में कैद करना है।
तो यहाँ पर पहला संकेत बिंदु है भूमिका, दूसरा है नवीन दृष्टिकोण यानी देखने का नया तरीका, और निष्काम कर्म। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या हुआ। ये जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। इस कथन का अर्थ है अपने जीवन को खुलकर जीना। जो अपने जीवन को खुलकर जीता है उसे सुख दुख आशा अभिलाषा प्रभावित नहीं करती। मतलब सुख आए चाहे दुख आए, हम तो मौज मस्ती में जी रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको हम लोग अक्सर बेपरवाह लोग कहते हैं कि कोई भी स्थिति आए, अरे हंस के झेल लेंगे, जो होगा देखा जाएगा, ऐसे लोग। आज ही जिंदगी की हर खुशी के मजे ले लें और मस्ती से जिएं, यही है जीवन का वास्तविक सुख। जिंदगी के सपनों को पूरा करने के लिए आज का यही सही उपयोग करें। यह भी याद रखें कि बीता हुआ समय फिर कभी वापस नहीं आता। आज को उत्साह और खुशी से जीना ही तो जिंदा दिली है। जिंदा दिली के लिए खुशी की अत्यधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि खुश दिल इंसान ही वास्तविक रूप से जिंदा दिल होता है। परंतु खुशी है कहाँ और उसे कैसे ढूंढे? कोई खुशी को धन में, कोई प्रसिद्धि में, कोई आध्यात्मिकता में, कोई पढ़ने लिखने में, कोई समाज सेवा में, और कोई ना जाने किस किस क्षेत्र में ढूंढता है। परंतु वास्तविकता तो यह है कि खुशी हमारे अंदर है, हम उसे बाहर ढूंढते हैं। जैसे कस्तूरी मृग कस्तूरी की सुगंध का आनंद लेने के लिए बाद में उसे बाहर ढूंढता है, जबकि वह उसकी नाभि में है। सेम वही चीज है, खुशी हम अपने मन से महसूस करते हैं। सामने की सिचुएशन हमें खुशी या दुखी नहीं दे बनाता है, बात यह है कि हम अपने मन में क्या रखते हैं। वास्तविक खुशी हमें जिंदा दिल बनाती है। वास्तविक अर्थों में हमें खुशी तब मिलती है जब किसी कार्य के परिणाम के विषय में ना सोचें। मतलब हम ये कर रहे हैं, इसका क्या अंजाम होगा, हम ये सोचे बगैर काम करें। क्योंकि अगर हम पहले से डिसाइड कर लें कि हमको ये होगा, ये मिलेगा, वो करेंगे, और हमें ना मिले तो हम दुखी हो जाते हैं, है ना। निष्काम भाव से किया बिना किसी लाभ हानि की अपेक्षा से किसी कार्य को करने से हम खुश रह सकते हैं। यदि हम ध्यान से देखें तो हमें संसार में दो प्रकार के लोग मिलेंगे, सकारात्मक और नकारात्मक। जो ऐसे बहुत से लोग होंगे जो हर चीज़ को पॉजिटिव वे में बताते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग के लोग होते हैं, और कुछ होते हैं नेगेटिव थिंकिंग रखने वाले। यह कुछ अटपटा लगता है, परंतु यह कड़वी सच्चाई है। कुछ युवकों का जीवन के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण होने के कारण उनके जीवन में ना कोई उत्साह है और ना ही कोई उमंग है। तो कुछ लोग ऐसे होते भी हैं जो नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं, तो उनको आप बहुत ही डल सा उदास सा देखेंगे। उनके चेहरे बुझे बुझे से लगते हैं, इसीलिए वे जवानी में भी बूढ़े हो जाते हैं। कुछ वृद्धों में जिंदगी की शाम में भी जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण के कारण चेहरे पर ताजगी है। बहुत सारे आप ऐसे भी बुजुर्ग लोगों को देखेंगे कि उनको देखने से उनकी उम्र का पता नहीं चलता। 80-80 साल के बुजुर्ग भी आपको यहाँ पर लगेंगे कि अरे भी 50-60 के होंगे। ठीक है ना। तो मतलब उनके अंदर जिंदगी जीना वो खुशमिजाज तरीके से जीते हैं और दिल में उमंगे हैं। इसी का नाम जिंदा दिली है। परंतु उसके साथ अपने पारिवारिक नैतिक सामाजिक कर्तव्यों को पूरा करना भी हमारा धर्म है। ये नहीं कि अपनी मस्ती में जिए जा रहे हैं, हमारा जो धर्म है बाकी लोगों के प्रति उसको हम भूल जाएं, ऐसा भी नहीं। दोनों स्थितियों में सामंजस्य बनाकर चलें, वह जीवन का आनंद लें। यही है जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। चलिए अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट और आखिरी अनुच्छेद पे। यहाँ क्या दिया है, स्वस्थ जीवन का राज, यानी कि जो हेल्दी लाइफ है उसका राज क्या है। स्वस्थ जीवन की परिभाषा, स्वस्थ जीवन के उपाय और आवश्यकता। ठीक है, तो ये हमारे संकेत बिंदु है, टॉपिक है स्वस्थ जीवन का राज। मनुष्य के उत्तम जीवन के लिए उसका स्वस्थ रहना परम आवश्यक है। अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखना कठिन नहीं है। यदि मनुष्य स्वयं को स्वस्थ नहीं रखता तो उसका जीवन कष्टों से भर जाता है। अपने को स्वस्थ बनाए रखने के लिए उसको नित्य व्यायाम करना चाहिए और अपने भोजन में प्रचुर मात्रा में संतुलित आहार लेना चाहिए। संतुलित भोजन हमारे शरीर को आवश्यक ऊर्जा और पोषक तत्व देता है। व्यायाम हमारे शरीर को चुस्त दुरुस्त बनाता है। हमारे सुखी जीवन के लिए ये दोनों परम आवश्यक है। व्यायाम का हमारे लिए विशेष महत्व होता है। व्यायाम हमें स्वस्थ बनाता है, बात सही है। एक्सरसाइज हम लाइफ में जो कुछ भी करें तो हमारा फिजिकल अगर उतना वर्क नहीं होगा, फिजिकली हम उतना नहीं रहेंगे तो हम शायद हेल्दी नहीं रह पाएंगे।
ठीक है। तो जितना हम इंटेक लेते हैं, ज़रूरी है कि हाथ पैर खुलते रहें तो हम स्वस्थ बने रहते हैं। यदि हम शरीर से स्वस्थ हैं तो मन भी स्वस्थ रहता है। बात सही है। अगर देखिए हम हमारी तबीयत ठीक है तो हम कितना अच्छा फील करते हैं, और एक दिन अगर तबीयत बुखार हो जाए, हम करें सिर में दर्द ही हो जाए, तो अपने आप को कितना डिप्रेस फील करते हैं। किसी ने सही कहा है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। यह वचन ऐसे ही नहीं कहा गया है, इसकी सत्यता हम अपने जीवन में देख सकते हैं। यदि मनुष्य का स्वास्थ्य सही नहीं तो वह हमेशा चिंताग्रस्त रहता है। चिंता में लीन वह अपने खाने पीने में पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाता। वह हमेशा सोचता रहता है। खाने पीने में लापरवाही से लगातार उसका स्वास्थ्य गिरता चला जाता है। उसका मुख तेज रहित हो जाता है, यानी कि उसकी जो एक हम लोग बोलते हैं ना, बहुत चमक रहा है चेहरा, तो वो तेज नहीं रहता है। उसके मुख पर मनिलता दिखाई देती है। इस तरह से वह मानसिक तनाव से ग्रस्त हो जाता है और उसे अन्य बीमारियों भी आ घेरती है। हमें चाहिए कि अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें। क्या बातें हैं? समय पर व्यायाम करें, समय पर भोजन करें, खाने में संतुलित भोजन ही लें और पूरी नींद अवश्य लें। अपनी दिनचर्या में इन बातों का समावेश करके हम स्वयं को बीमारियों से दूर रख सकते हैं और स्वयं को स्वास्थ्य से भरपूर खुशियों का जीवन दे सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि शरीर को स्वस्थ रखें, तभी हम हर क्षेत्र में अच्छे कार्य कर सकते हैं। चलिए अब हम आ गए प्रश्न संख्या 5 में। यहाँ पर क्या दिया गया है देखिए। रचनात्मक लिंक, मेट्रो में यात्रा के दौरान आप मोबाइल फोन चोरी हो गया है, इसकी शिकायत करते हुए थाना अध्यक्ष के नाम लगभग 120 शब्दों में पत्र लिखिए। ठीक है, तो अब हमें लिखना क्या है? लेटर है। तो यहाँ पर 2 लेटर हमारे पास में दिए गए हैं, दोनों में से हमें एक पत्र करना है। ठीक है, क्या है देखिए, यहाँ पर जो भी लेटर आप करेंगे उसके लिए 5 मार्क्स मिलेंगे। सेवा में तो अब यहाँ पर मेट्रो में मोबाइल चोरी हुआ है उसकी खबर देनी है। सेवा में थाना अध्यक्ष, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली, आप पिन कोड लिख देंगे, फिर उसके बाद तिथि आ गई। विषय, मेट्रो में यात्रा के दौरान मोबाइल फोन चोरी होने की शिकायत हेतु पत्र, कि मतलब हमारा फोन चोरी हुआ है, इस हेतु आपको पत्र लिखना है। महोदय या महोदया जो भी हैं, मैं मोती बाग के ब्लॉक ए मकान नंबर 100 में रहता हूँ। सविनय निवेदन है कि मैं आज सुबह अपने घर से दिल्ली पिंक लाइन की मेट्रो द्वारा अपने ऑफिस नेहरू प्लेस की तरफ जा रहा था। तो आपको ये बताना है कि आप कहाँ जा रहे थे। तो भी तो हम बताएंगे ना। देखिए एड्रेस देना है, एड्रेस भी ये ज़रूरी है क्योंकि आपका फ़ोन चोरी हुआ है, तो जिस आप रिपोर्ट लगाएंगे तो अगर सामान मिलता है या आपसे कांटेक्ट करना है तो आपको आपका पता देना पड़ेगा। तो इसलिए जो है हमको वो पता देना पड़ता है, नहीं तो फिर आगे परेशानी आती है। ठीक है। मेट्रो में बहुत भीड़ होने के कारण किसी व्यक्ति ने मेरी पैंट की जेब से मेरा मोबाइल फ़ोन, जो कि सैमसंग कंपनी का था, चुरा लिया। भीड़ होने के कारण वह व्यक्ति अचानक भागने में कामयाब हो सका। अब जब मैं उस नंबर पर फ़ोन लगा रहा हूं तो फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा है। अतः आपसे निवेदन है कि आप मेरे फ़ोन चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज करें और मुझे इसकी एक प्रति प्रदान करें, यानी कि एक कॉपी मुझे भी दें, जिसमें मैं एक नया सिम प्राप्त कर सकूं। आपसे निवेदन है कि आप चोर को पकड़कर मेरा फ़ोन अतिशीघ्र बरामद करने का प्रयत्न करें, जिसमें मैं आपका चोरी हुआ अपना फ़ोन प्राप्त कर सकूं। फ़ोन की जानकारी निम्न प्रकार है। अब जो फ़ोन खोया है वो किस तरीके का था ये भी बताना पड़ेगा। तो सैमसंग नोट 5 है। IMI नंबर दिया गया है। मोबाइल नंबर हमने दिया जो है सधन्यवाद भवदीय रजनीश सिंह, मोती बाग, नई दिल्ली, और आपका जो पिन कोड है वो चीज़। अब अथवा करके हमारे पास दूसरा पत्र आया है। क्या दिया है? आप अंकित अंकिता हैं। ठीक है। आप अक्सर अपनी सोसाइटी में लोगों को बिना मास्क पहने घूमते देखते हैं, जबकि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने मास्क पहनना अनिवार्य किया है। इसकी शिकायत करते हुए सोसाइटी के सचिव को लगभग 120 शब्दों में पत्र लिखिए। ठीक है। क्या है? सेवा में सचिव, पैराडाइज सोसाइटी, पंतनगर, दिल्ली। ठीक है। दिनांक दिया हमने। ठीक है। औपचारिक पत्र में हम उसी के बाद पते के बाद दिनांक दे देते हैं। विषय आता है लोगों की सुरक्षा के लिए मास्क का सही तरीके से प्रयोग करने हेतु सचिव को पत्र लिखना है।
महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मैं अंकित वर्मा आपकी ही सोसाइटी का सदस्य हूँ। सोसाइटी में हो रही कुछ बातों से आपको अवगत कराना चाहता हूँ। दरअसल आपको तो पता ही है कि कोरोना महामारी किस तरह फैल रही है। ऐसे में हम सभी को अपने तथा आसपास के लोगों की सुरक्षा के लिए मास्क का सही तरीके से प्रयोग करना आवश्यक है। मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं कि लोग अपनी सोसाइटी में मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। अगर हम इस समय मास्क का प्रयोग नहीं करेंगे तो सभी का जीवन खतरे में आ सकता है। अतः आपसे मेरा ये निवेदन है कि किसी भी तरह लोगों को मास्क पहनने के लिए जागरूक कर कुछ नियम निर्धारित करें ताकि सभी लोगों की सुरक्षा हो सके। धन्यवाद। भव्य दिए, अंकित वर्मा, ब्लॉक सी, फ्लैट नंबर 10। क्योंकि आप उसी सोसाइटी में रहते हैं तो आपके नाम से काम नहीं चलेगा, आपको अपनी सोसाइटी में अपना फ्लैट नंबर भी देना पड़ेगा। तो दोनों में से एक पत्र कर लिया हमने। अब हमारे पास क्या आ गया देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो का और खा दो खंडों में विभक्त है। तो का हमारे पास आया, उसे भी दो खंडों में विभक्त किया है। पहला है, सागर एक अपार्टमेंट के सचिव की ओर से अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों को जल की बर्बादी रोकने हेतु 50 शब्दों में एक सूचना तैयार करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे सामने दो सूचनाएं दी गई हैं। ओके, पहली सूचना ये है, इसके बाद अभी एक सूचना ये भी और भी होगी। तो उन दोनों में से आपको एक करनी है। यानी कि का वाले का जो एक फर्स्ट किया है इन्होंने, उसमें दो क्वेश्चन है और उन दो क्वेश्चन में से आपको सिर्फ एक करना है। ठीक है, और जो भी आप करेंगे उसके लिए 2.5 नंबर मिलेंगे, यानी कि 2.5। तो ये मार्क्स का डिवीजन आगे समझने के लिए देखते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया है, सागर अपार्टमेंट में पानी की बर्बादी के लिए आपको लिखना है। तो सबसे पहले आप एक बॉक्स बनाएंगे और उस बॉक्स के हिसाब से आप आगे काम करेंगे। तो यहाँ क्या दिया गया है, सागर अपार्टमेंट, टैगोर पार्क, दिल्ली। सूचना, जल की बर्बादी की रोकथाम। आप सभी को यह सूचित किया जाता है कि हमारे अपार्टमेंट में जल की कमी हो रही है। बड़े ही दुख के साथ यह सूचित किया जा रहा है कि अपार्टमेंट के कुछ सदस्यों द्वारा जल का अनुचित व्यय किया जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि जल हमारे जीवन के लिए कितना आवश्यक है। जल के बिना जीवन नहीं। अतः आप सभी से यह अनुरोध है कि कृपया जल के इस अपव्यय की रोकथाम करने में हमारा सहयोग करें व अन्य लोगों को भी जागरूक करें। सचिव प्रतीक चक्रवर्ती। ठीक है, तो पहले हमारी ये सूचना रेडी हो गई। अब आते हैं अथवा करके, दूसरे में आ गए। का वाला हमारा दो में था ना, पहला और ये दूसरा। तो मैंने क्या बोला था, का को जब हम पहला दूसरा करेंगे तो दोनों में से एक में से हमको 2.5 नंबर मिल जाएंगे। ये दूसरी सूचना देखिए क्या है। विद्यालय की सांस्कृतिक सभा के सचिव होने के नाते गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के विषय में विद्यार्थियों को सूचित करने के लिए लगभग 50 शब्दों में एक सूचना तैयार करनी है। अब वो करिए चाहे ये करिए, दोनों में से जो भी करेंगे 2.5 नंबर मिलेगा। अब इसकी क्या है, केंद्रीय विद्यालय जलवायु विहार, दिल्ली। सूचना, विद्यालय में गणतंत्र दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन विद्यालय परिषद द्वारा। हाँ, आप सभी विद्यार्थियों को यह सूचित किया जाता है कि हमारे विद्यालय में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न प्रकार के रंगारंग कार्यक्रम व नाटकीय प्रस्तुत की जाएंगी। आप सभी से अनुरोध है कि इस कार्यक्रम में उपस्थित हों। कार्यक्रम में भाग लेने के इच्छुक विद्यार्थी अपनी कक्षा के मुख्य शिक्षक से संपर्क करें, यानी कि आपके क्लास टीचर से। कार्यक्रम विवरण इस प्रकार है। दिनांक 26 जनवरी सुबह 8 बजे। स्थान विद्यालय परिसर। कार्यक्रम के विषय में नृत्य, संगीत, नाटक, भाषण आदि। सचिव है कौन, प्रतीक चक्रवर्ती। ठीक है, तो ये हमारा का हो गया, 6 का हो गया। अब हम आ जाते हैं 6 के खा में। यहाँ पर हमारे सामने फिर से दो सूचनाएं रखी गई हैं, पहली और दूसरी, और उन दोनों में से हमें फिर से एक करना है। तो जो आप एक करोगे तो मतलब का और का के लिए आपको 2.5 मिले और इसके लिए खा के लिए 2.5 मिलेंगे। तो टोटल आपको कितना 5 मार्क्स मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। आप विद्यालय के प्रमुख छात्र मानव हैं। आपके विद्यालय में आपदा प्रबंधन की ओर से एक कार्यशाला का आयोजन होने वाला है। 6ठी से लेकर 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को सूचित करने हेतु 50 शब्दों में सूचना तैयार करनी है। तो 2.5 नंबर की ये सूचना रहेगी। इसमें देखिए क्या है, केंद्रीय विद्यालय जलवायु विहार, दिल्ली, आपदा प्रबंधन कार्यशाला के आयोजन हेतु
विद्यालय परिषद द्वारा आप सभी को कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों को यह सूचित किया जाता है कि आपदा प्रबंधन की ओर से हमारे विद्यालय में एक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विषय से संबंधित जानकारियां साझा की जाएंगी। अतः आप सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है इस कार्यशाला में उपस्थित रहकर इसकी जानकारी लें और इस आयोजन को सफल बनाएं। कार्यक्रम विवरण इस प्रकार है। दिनांक 18 मई शाम 5 बजे। स्थान है विद्यालय परिसर। कार्यक्रम में प्रवेश पाने के लिए पास आवश्यक है। पास पाने के लिए मुख्य अध्यापक से संपर्क करें। प्रमुख छात्र मानव। ठीक है, तो ये पहली सूचना हुई। अब अथवा करके दूसरी सूचना है। यहाँ पर क्या दिया गया है, आप केंद्रीय विद्यालय ए की सुचेता है। आप 10वीं कक्षा की छात्रा हैं। विद्यालय में आप परीक्षा प्रवेश पत्र खो गया है। विद्यालय सूचना पट के लिए लगभग 50 शब्दों में एक सूचना तैयार करनी है। ठीक है, तो ये करेंगे तो 2.5 नंबर इसके लिए भी मिलेंगे, यानी कि दोनों में से जो करेंगे उसके लिए 2.5 मार्क्स मिलेंगे। केंद्रीय विद्यालय जलवायु विहार दिल्ली सूचना परीक्षा प्रवेश पत्र खो जाने हेतु। मैं सुचेता सिन्हा 10वीं कक्षा की छात्रा आप सभी को यह सूचित करती हूँ कि मेरी 10वीं कक्षा का प्रवेश पत्र आज सुबह ही कक्षा में कहीं खो गया है। आप सभी से यह निवेदन है कि जिस किसी को यह पत्र मिले वह कृपया मुझे नीचे दिए गए फोन पर तत्काल सूचित करें। फोन नंबर दे दिया, सुचेता सिन्हा। ठीक है, अब हम आ गए प्रश्न संख्या 7 में। प्रश्न संख्या 7 का भी वही है जिस तरीके से डिवीजन पहले हुआ था। 7 में का जो का है उसमें 2 विज्ञापन हमें दिए गए हैं। दोनों विज्ञापन में से हमें एक विज्ञापन करना है। जो विज्ञापन आप करोगे उसके लिए 2.5 मार्क्स मिलेंगे। विज्ञापन पहला है, देखिए, पिछली कक्षा में अपनी पुरानी पुस्तकें गरीब विद्यार्थियों में निशुल्क वितरण करने हेतु लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार करना है। निशुल्क कक्षा 10 की पुरानी पुस्तकें निशुल्क वितरण। कक्षा 10 की पुरानी पुस्तकें गरीब व होनहार विद्यार्थियों के लिए निशुल्क उपलब्ध हैं। विषय हैं, किस किस विषय की पुस्तकें मिल रही हैं? अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान तथा कला। सभी पुस्तकें अच्छी पढ़ने योग्य स्थिति में है, ये आपको बताना पड़ेगा। कृपया इच्छुक व पात्र विद्यार्थी संपर्क करें व अन्य लोगों को जानकारी दे। फोन नंबर दे दिया। अब ये वितरण स्थल कहाँ है? जय मिश्रा 10B, रोहिणी, प्रीतमपुरा, कोहाल क्या है, एनलेक्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमने पता दे दिया। नेक्स्ट आते हैं बथवा करके दूसरा विज्ञापन है। विद्यालय में आयोजित होने वाले पुस्तक मेला का प्रचार प्रसार करने हेतु लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार करना है। तो एक पुस्तक मेला लगने वाला है, तो इसके लिए भी 2.5 मार्क्स। वो करिए, ये करिए, दोनों में से जो भी करेंगे उसके लिए 2.5 मार्क्स मिलेंगे। मंच एक पुस्तक अनेक, तो एक जो कहते हैं ना टैगलाइन बना दीजिए, तो उस तरह की टैगलाइन बना दी हमने। ऑस्कर पब्लिक स्कूल आयोजित कर रहा है पुस्तक मेला। अब ऑफर हमने दे दिया, 10% की छूट है, तभी लोग आएंगे। दिनांक 15 फरवरी से 25 फरवरी तक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। मुख्य आकर्षण है, विभिन्न विषयों पर पुस्तकों की बहार है। अलग अलग भाषाओं की पुस्तकें हैं। साहित्य, विज्ञान, दर्शन, संस्कृति के इतिहास आदि सभी प्रकार की पुस्तकें उपलब्ध हैं। पता, विद्यालय सभागार, ऑस्कर पब्लिक स्कूल, वायु विहार, दिल्ली। तो स्थान देना जरूरी है कि भाई कहाँ पर लग रहा है। अब हम आ जाते हैं खा में भी हमारे सामने 2 विज्ञापन दिए गए हैं। दोनों में से एक विज्ञापन करना है। जो विज्ञापन करेंगे उसके लिए आपको 2.5 मार्क्स मिलने वाले हैं। पहला है, आप अपनी पुरानी साइकिल बेचना चाहते हैं। इसकी जानकारी देते हुए लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार करना है। बिकाऊ, क्योंकि बेच रहे हैं तो बिकाऊ पुरानी साइकिल। केवल 6 महीने पुरानी साइकिल मात्र 5,000 रुपए में। एटलस साइकिल है, आकर्षक डिजाइन है, रंग नीला है, अतिरिक्त सीट भी है, वजन में हल्की है। साइकिल चलाएं, पर्यावरण बचाएं। अब खरीदने के लिए किससे संपर्क करना है? खरीदने के लिए इच्छुक व्यक्ति कृपया संपर्क करें टेलीफोन नंबर। ठीक है, एड्रेस ना देके आपने टेलीफोन नंबर दे दिया। दूसरा विज्ञापन है, आपके पिता श्रृंगार वस्तुओं के विक्रेता हैं। श्रृंगार वस्तुएं मतलब कॉस्मेटिक्स। कोरोना महामारी के कारण उनके कारोबार में मंदी आ गई है। उनकी दुकान में बिक्री बढ़ाने के लिए लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए। श्रृंगार कलेक्शन, श्रृंगार की सभी प्रकार की वस्तुएं आकर्षक छूट के साथ उपलब्ध हैं। श्रृंगार है नारी का जीवन, ये स्लोगन दे दिया। हम ग्राहक नहीं रिश्ते बनाते हैं। होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारी विशेषताएं हैं, सभी प्रकार के ब्रांडेड उत्पाद हैं, आकर्षक छूट है,
ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा है, फोन पर भी ऑर्डर कर सकते हैं आप। खरीदने के लिए इच्छुक व्यक्ति के पास संपर्क करें, टेलीफोन नंबर। आप अगर हमको क्योंकि आपने होम डिलीवरी ऑफर करी है तो इसलिए आप फोन नंबर दे रहे हो। अगर आप अपनी दुकान पे ऑफर करोगे तो आपको दुकान का पता देना पड़ेगा। अब हम आ गए अपने प्रश्न पत्र के आखिरी प्रश्न पर। यह है प्रश्न संख्या 8। यहाँ पर हमें करनी है लघु कथा। तो क्या दिया गया है लघु कथा, देखिए। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में लघु कथा लिखनी है। तो मतलब हमारे सामने 2 लघु कथा का ऑप्शन है, दोनों में से एक लघु कथा करनी है, और जो लघु कथा करेंगे उसके लिए आपको मार्क्स मिलेंगे 5। ठीक है, तो पहली लघु कथा है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है, इस पे लघु कथा लिखनी है। सोनम एक दिन अपने विद्यालय में बहुत ही खुशी खुशी घर वापस आई। घर आते ही उसने दादाजी के पास बड़े ही प्यार से जाकर अपना परिणाम पत्र दिखाया। उसका परिणाम पत्र देखकर दादाजी बहुत खुश हुए। सोनम ने कक्षा में प्रथम स्थान पाया था, परंतु तभी सोनम का बड़ा भाई विकास वहां आ पहुंचा। वह बहुत उदास और निराश था। परीक्षा में उसे अच्छे अंक नहीं मिले थे। इसका कारण था उसका दिन रात मोबाइल में लगे रहना। विकास ने आते ही दादाजी से कहा कि उसके अंक अच्छे नहीं आए हैं। दादाजी ने उसे समझाया कि उसने समय का सही उपयोग नहीं किया। वहीं उसकी बहन सोनम ने पढ़ाई में अपना समय व्यतीत करती थी। दादाजी ने विकास को समझाते हुए कहा कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। विकास को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने दादाजी से कहा कि अब वह अपना समय इस प्रकार के व्यर्थ कार्यों में नहीं गंवाएगा। अब वह अधिकांश समय पढ़ाई करेगा। इससे शिक्षा क्या प्राप्त होती है हमें? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। समय मूल्यवान है, तो जिस चीज़ का जो समय है उस समय पर हमें अपने कार्यों को कर लेना चाहिए, नहीं तो समय निकल जाए तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। अब अथवा करके दूसरी कहानी दी गई है, दूसरा टॉपिक है, उस पर हमें लघु कथा लिखनी। दूसरा टॉपिक क्या है? एक वीर सिपाही का सपना। प्रतीक अपने गांव का इकलौता लड़का था जो सेना का सिपाही था। वह अक्सर छुट्टियों में अपनी माँ से मिलने आता था। वह अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करने की प्रेरणा उसे अपनी माँ से ही मिली थी। बचपन में ही उसके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। माँ ने अकेले ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। सेना में भर्ती होना उसके बचपन का सपना था, जिसे उसने अपने परिश्रम से पूरा किया। आज पूरे 1 साल बाद वह अपनी माँ से मिलने घर आया। माँ ने भी अपने लाडले बेटे के स्वागत के लिए बहुत तैयारियां की। उसके पसंद का खाना बनाया था। खाना खाकर दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे। बातों बातों में ही प्रतीक अपनी माँ से अपने सपने की बात करने लगा। वह कह रहा था कि देश की रक्षा के लिए वह अपना सर्वस्व बलिदान करने के पीछे नहीं हटेगा। देश की सुरक्षा करना ही एक सैनिक का परम कर्तव्य है। उसका सपना ही उसके प्राण देश के काम आएंगे। व्यर्थ में जीवन तथा मृत्यु से अच्छा है कि वह उसे देश को समर्पित कर अपने जीवन को साकार करे। माँ बड़े ध्यान से अपने इस सैनिक बेटे की बातें सुन रही थी। तभी प्रतीक को एक फोन आया कि बॉर्डर पर दुश्मनों की सेना ने आक्रमण कर दिया, अतः उसकी छुट्टी रद्द की जाती है। उसे जल्द से जल्द वापस कैंप पर पहुंचने का आदेश दिया गया। प्रतीक अपनी माँ के पांव छूकर उससे आशीर्वाद लेकर घर से निकल गया। आज उसके जीवन में वो क्षण आ गया था जिसका वह हमेशा स्वप्न देखता था। नम आंखों से माँ अपने जीवन भर की पूंजी को जाते हुए निहार रही थी, परंतु उसके ये आंसू दुख के ना थे बल्कि खुशी के थे। माँ और बेटे का सपना अलग अलग नहीं था। बेटे के सपने के साथ माँ का सपना भी साकार हो रहा था। अब इस पूरी इससे क्या शिक्षा मिली? देश का सम्मान एक सैनिक के लिए सर्वोपरि होता है। देश के सम्मान की रक्षा करना केवल एक सैनिक का ही नहीं बल्कि देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। तो ये रही हमारी लघु कथा, और लघु कथा के साथ ही हमारा 2022 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था, जो टर्म 2 का, उसे हमने कंप्लीट किया। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन पेपर किस तरीके से 2022 में पूछा गया था। तो जैसा हमारा 2024 का पेपर आने वाला है तो उसको भी हम लोगों ने 2 सेक्शन में किया है। तो उसका जो सेकंड सेक्शन जो वर्णात्मक खंड है वो इसी तरीके का है जो हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है। बस कुछ चीज़ें ऐड कर दी गई हैं, जैसे स्ववृत्त लेखन है
सॉरी ईमेल लेखन आपके पास ऐड हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है जो इसमें अब कुछ नई ऐड हुई है। तो मिलते हैं फिर से हम एक नए पेपर के साथ। क्यों? क्योंकि अभी 2021 का जो हमारा फर्स्ट टर्म का पेपर है वो हम लेकर आएंगे, जो एक ऑब्जेक्टिव पेपर है और आपको बहुत हेल्प करेगा आपके इस ईयर के एग्जाम के लिए। तो उसे देखिएगा ज़रूर। मिलते हैं अगले पेपर यानी कि 2021 के टर्म 1 के पेपर के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।